आज इस वीडियो में हम कुछ सवाल हल करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे। तो ये पहला सवाल है जिसमें मुझे 4 केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं और इसमें मुझे मालूम करना है कि इसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है। तो इससे पहले कि मैं इसे हल करूं, क्यों ना आप इस वीडियो को रोकें और इसे खुद हल करने की कोशिश करें। अब अगर आप कोशिश कर चुके हैं तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो पहले मैं यहां थोड़ी जगह खाली कर लूं। अच्छा, तो इधर पहले रिएक्शन में रिएक्टेंट वाली तरफ मेरे पास आयरन सल्फेट मौजूद है और यहाँ प्रोडक्ट वाली तरफ मुझे आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा है। तो मैं देख सकती हूँ कि इधर मेरे पास एक रिएक्टेंट है और मुतादिद प्रोडक्ट्स हैं, यानी यहाँ एक रिएक्टेंट मुतादिद प्रोडक्ट्स में टूट रहा है या डिकम्पोज हो रहा है। इसलिए भाई ये तो सीधे सीधे डीकम्पोजिशन रिएक्शन की मिसाल है। चूंकि डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट मुतादिद प्रोडक्ट्स में टूटता है। तो अब हम दूसरी मिसाल को देख लेते हैं। तो यहाँ रिएक्टेंट वाली तरफ मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं और प्रोडक्ट वाली तरफ मुझे पानी मिल रहा है। तो मैंने गौर किया कि यहाँ मेरे पास मुतादिद रिएक्टेंट्स हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है, यानी हम कह सकते हैं कि ये तमाम रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं ताकि मुझे एक अकलौता प्रोडक्ट दे सकें। लिहाजा जनाब ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मिसाल है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मुतादिद रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर हमें एक अकलौता प्रोडक्ट देते हैं। तो चलिए अब हम तीसरी मिसाल को देखते हैं। यहाँ रिएक्टेंट वाली तरफ मेरे पास कॉपर सल्फेट मौजूद है और प्रोडक्ट की तरफ मुझे आयरन सल्फेट और कॉपर मिल रहा है। तो यहाँ मैंने गौर किया कि पहले यहाँ आयरन अकेला था और कॉपर सल्फेट की शक्ल में या सल्फेट के साथ मौजूद था, लेकिन बाद में आयरन ने कॉपर की जगह लेकर सल्फेट बनाया और फिर बेचारा कॉपर अकेला रह गया। तो मैं ये देख सकती हूँ कि आयरन ने यहाँ कॉपर को हटाकर या उसको यहाँ से निकाल कर इसकी जगह खुद ले ली है और आयरन सल्फेट बना लिया है। तो इस तरह के रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है। तो अब हम आखिरी मिसाल की तरफ चलते हैं। जनाब यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट मिलकर हमें बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहे हैं। तो यहाँ मैंने गौर किया, जो कि आपको खुद भी मालूम है, कि देखे पहले बेरियम क्लोरीन के साथ था, लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि बेरियम ने अपनी जगह तब्दील कर ली और ये सल्फेट के साथ मिल गया या कंबाइन हो गया, और इसी तरह हाइड्रोजन ने अपनी जगह तब्दील कर ली और ये अब क्लोरीन के साथ मिल गया है। बेरियम ने बेरियम सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रिएक्टेंट वाली तरफ आयन्स अपनी जगह का तबादला कर रहे हैं, और जब भी ऐसा होता है तो हम इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इधर रिएक्टेंट्स के आयन्स अपनी जगह या पोजीशन का तबादला कर रहे होते हैं। तो ले जी, एक सवाल तो हमने हल कर लिया। तो अब हम दूसरा सवाल देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। तो यहाँ हमारे पास कुछ रिएक्शंस मौजूद हैं और इनमें से मुझे ये बताना है कि एक्सोथर्मिक कौन से हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से हैं। तो यहाँ भी इससे पहले कि मैं इसे हल करूं, क्यों ना आप खुद वीडियो को रोकें और इसे हल करने की कोशिश करें। तो चलिए, अगर आप हल कर चुके हैं तो आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पहले रिएक्शन में आयरन सल्फेट मुतादिद प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो रहा है।
अब अगर आपको इसका असल तजर्बा याद नहीं तो ये बताना आपके लिए मुश्किल होगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक मौजूद है जनाब। हम भी बड़े चालाक हैं। तो देखें, हमें मालूम है कि ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है और हम ये पहले देख चुके हैं कि आम तौर पर डीकंपोजिशन रिएक्शन को शुरू होने के लिए या कह लें कि टूटने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होती है ना। और हमें यह भी मालूम है कि ऐसे रिएक्शन जिन्हें अमल में आने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। तो इस वाले मामले में मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये मेरा बिल्कुल ठीक अंदाजा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप असल तजर्बा करेंगे तो तब आपको आयरन सल्फेट को गर्म करना पड़ेगा या इसे हरारत फराहम करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये टूटेगा या कह लेंगे डीकंपोज होगा। और इस रिएक्शन के नतीजे में आपको कोई रोशनी या कोई हरारत नहीं मिलेगी, इसलिए ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अब अगर आप सोच रहे हो कि मुझे किस तरह से ये याद है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, तो मैं आपको बताती चलूं कि इसके लिए मैं मकनातीस वाली बात याद रखती हूँ और ये बात मैंने आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाली वीडियो में बताई थी। तो अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर याद दिला देती हूँ। तो देखें, जब दो मकनातीस आपस में चिपके हुए हों और मुझे इन्हें एक दूसरे से अलग करना हो तो इसके लिए मुझे ताकत फराहम करनी पड़ेगी, है ना। बिल्कुल इसी तरह जब एटम्स में मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हों और हमें इन्हें अलहदा करना हो तो फिर हमें इसे ताकत फराहम करनी होगी। और यही चीज यहाँ पर भी हो रही है कि यहाँ एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और हमें इसे कुछ एटम से दूर करना है ताकि मुतादिद प्रोडक्ट्स मिल सकें। तो इसके लिए मुझे यहाँ ज्यादा ताकत फराहम करनी होगी, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, ये मैं आपको एक बार फिर बताती चलूं कि सिर्फ यही नहीं हो रहा होता, बल्कि हकीकत में इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हो रही होती हैं। लेकिन ये याद रखने वाली एक अच्छी चीज है कि आम तौर पर डीकंपोजिशन रिएक्शन फितरतन एंडोथर्मिक होते हैं। तो अब हम दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो मिलकर मुझे प्रोडक्ट वाली तरफ पानी दे रहे हैं, लिहाजा ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट वाली तरफ यहाँ जमा हरारत भी लिखा है और ये हमें सीधा सीधा बता रहा है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हरारत भी खारिज हो रही है। अब चूंकि यहाँ हमें पहले से ही दिया हुआ है कि प्रोडक्ट के साथ हरारत भी खारिज हो रही है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हरारत खारिज होती है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, अगर यहाँ जमा हरारत यानी प्लस हीट ना भी लिखा होता तो मैं यहाँ एक अंदाजा लगा सकती थी। देखिए, जैसे हमने देखा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और हम जानते हैं कि आम तौर पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नतीजे में हरारत खारिज होती है। अब इसे याद रखने के लिए भी मैं मकनातीस वाली बात याद करूंगी। तो यहाँ देखें, जब दो मकनातीस एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हों या अट्रैक्ट कर रहे हों तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और साथ ही एक आवाज या साउंड एनर्जी भी खारिज करेंगे। यानी जब टकराएंगे तो हमारे पास एक आवाज पैदा होगी, जैसे टक। बिल्कुल इसी तरह यहाँ जब दो एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे और साथ में कुछ ताकत भी खारिज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं और इसीलिए ये साथ कुछ ताकत भी खारिज करेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, अब एक बार फिर कहती चलूं कि हकीकत में इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा होता है। तो ये बस एक याद रखने वाली बात है कि आम तौर पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन फितरतन एक्सोथर्मिक होते हैं।
تو چلیں اب اس سوال کا آخری حصہ حل کرتے ہیں جو کہ ریسپائریشن کا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہمارے جسم کے سیلز گلوکوز کو توڑتے ہیں اور اس عمل کے نتیجے میں ہمیں طاقت کی اچھی خاصی مقدار ملتی ہے جو کہ ہم کھیلنے، کودنے، بھاگنے، دوڑنے، ناچنے اور روزمرہ زندگی کے دوسرے کاموں کو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے جسم کے لیے ریسپائریشن ایک بہت اہم عمل ہے۔ تو چونکہ یہ عمل ہمیں زیادہ طاقت فراہم کر رہا ہے تو اس لیے ہم اسے ایگزوتھرمک کہیں گے، یعنی ریسپائریشن ایک ایگزوتھرمک عمل ہے۔ لے جی، یہ سوال بھی حل ہو گیا۔ تو اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس ویڈیو کا آخری ری ایکشن ہے اور اس میں ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سا ایلیمنٹ آکسیڈیشن کر رہا ہے اور کون سا ریڈکشن کر رہا ہے۔ تو اب کیوں نہ آپ پھر سے اس ویڈیو کو روکیں اور خود سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، پھر ہم مل کے کر لیں گے۔ اچھا تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دہرائیں کہ آکسیڈیشن اور ریڈکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ نام ہی بتا رہا ہے کہ آکسیڈیشن کا مطلب ہے آکسیجن کا اضافہ، یعنی اگر کسی ری ایکشن میں ایک ایلیمنٹ میں آکسیجن کا اضافہ ہو رہا ہو، اور ہائیڈروجن کے معاملے میں ہم اس کے برعکس کہیں گے کہ اگر کسی ری ایکشن میں ایک ایلیمنٹ سے ہائیڈروجن ہٹ رہا ہو تو وہ ری ایکشن آکسیڈیشن کہلاتا ہے، یعنی آکسیجن کا اضافہ یا ہائیڈروجن کا خاتمہ آکسیڈیشن کہلاتا ہے۔ اگر اب آپ ریڈکشن کی بات کریں تو وہ اس کے برعکس ہوگا۔ ریڈکشن میں ایلیمنٹ سے آکسیجن ہٹ رہا ہوتا ہے اور ہائیڈروجن کا اس ایلیمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ سمجھنے کے بعد ادھر دیکھتے ہیں کہ کون سا ایلیمنٹ آکسیڈیشن کر رہا ہے اور کون سا ریڈکشن کر رہا ہے۔ تو یہاں میں دیکھ سکتی ہوں کہ پہلے ہائیڈروجن اکیلا تھا، لیکن ری ایکشن کے بعد ہائیڈروجن آکسیجن سے مل گیا ہے یا کمبائن ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائیڈروجن میں آکسیجن کا اضافہ ہوا ہے، یعنی ہائیڈروجن نے آکسیڈیشن ری ایکشن کیا ہے چونکہ ری ایکشن کے بعد آکسیجن اس میں شامل ہوئی ہے۔ جبکہ اگر آپ آکسیجن کو دیکھیں تو پہلے آکسیجن اکیلا تھا، لیکن ری ایکشن کے بعد یہ ہائیڈروجن اس میں مل گئی ہے، یعنی اس میں ہائیڈروجن کا اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ لازمی طور پر آکسیجن نے ریڈکشن ری ایکشن کیا ہے چونکہ اس میں ہائیڈروجن شامل ہوئی ہے، اور چونکہ اس ری ایکشن میں آکسیڈیشن اور ریڈکشن دونوں ہی ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ ریڈاکس ری ایکشن کی مثال ہے۔ تو جناب، اس کے ساتھ اب ہم ری ایکشن کی مختلف قسموں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور ہم نے انہیں مختلف مثالوں میں بھی دیکھ لیا ہے۔ تو مجھے اب امید ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ری ایکشن دیکھیں گے تو فوراً بتا دیں گے کہ کون سا ری ایکشن کمبینیشن ہے، کون سا ڈیکمپوزیشن ہے، کون سا ڈسپلیسمنٹ ہے اور کون سا ڈبل ڈسپلیسمنٹ ہے، اور اسی طرح کون سا ایگزوتھرمک ہے یا کون سا انڈوتھرمک ہے، یا کس ایلیمنٹ کی ریڈکشن ہو رہی ہے اور کس کی آکسیڈیشن ہو رہی ہے۔